चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीपीसी 1908 के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड देखा था, जिसके अंदर हमारा सिविल कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और हाई कोर्ट हायरार्की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा था सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन्ड होती है कि उस व्यक्ति को इतना ही लेना है। सेकंड, वो ट्रांजैक्शन सेम नहीं होती है। ठीक है, जमीन से रिलेटेड या किसी गुड्स से रिलेटेड अलग अलग केस भी हो सकता है। फिर थर्ड था हमारा कि डिफेंडेंट को यहाँ पे राइट होता है क्लेम करने का। फोर्थ है कि अगर वो कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट फीस उसे देनी ही पड़ेगी। और फिफ्थ था कि वो टाइम बार्ड के बाद नहीं लिया जाएगा। इक्विटेबल सेट ऑफ में था कि अमाउंट हमारा एक्सेप्ट, हाँ कुछ पता नहीं होता कि क्या है, ट्रांजैक्शन इसमें सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डिफेंडेंट का कोई भी राइट नहीं होता, लेकिन कोर्ट की मर्जी है कि वो देना चाहे तो दे दे। और इसमें कोई कोर्ट फीस भी नहीं लगती और टाइम बार्ड के बाद एंटरटेन तो केस हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, जितना प्लेंटिफ ने मांगा है उससे ज्यादा एंटरटेन अमाउंट नहीं होगा। फिर हमने देखा था कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन था कि ऐसा क्या कारण प्लेंटिफ के साथ हो गया है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से उसने केस फाइल किया है, तो वो अपने सारे दुख दुविधा यहाँ पे लिखता है कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद था हमारा काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में हमारा ये था कि जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, डिफेंडेंट कितना क्लेम करता है, प्लेंटिफ के क्लेम से ज्यादा का अमाउंट क्लेम करता है, और ये क्या होता है, काउंटर अटैक बोला जाता है। उसके बाद जजमेंट था। जजमेंट हमारा था कि जिसके अंदर हमने क्या किया था, जब भी जज डिसीजन देता है उसके पीछे क्या क्या ग्राउंड्स रहे हैं, वो जजमेंट होता है। उसके बाद था जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड के 4 जुरिडिक्शन थे। पहला था सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेकंड था टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, थर्ड है जुरिडिक्शन ओवर पर्सन, और फोर्थ है पेक्युनरी जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर है कि कौन से मुद्दे से वो केस है, अगर जो हम पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड है तो उसी मुद्दे में क्या जाएगा, केस कोर्ट में जाएगा। उसके बाद टेरिटोरियल, कौन सी जगह पर कोर्ट का जुरिडिक्शन आ रहा है वो जगह देखी जाएगी। उसके बाद क्या ये इस व्यक्ति से रिलेटेड जाते हैं केस फाइल करने, वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। फिर हमारा अपीलेट होता है। अपीलेट में क्या होता है कि अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से दुखी हैं तो हम अपील करने कहा जाता है, सुपीरियर कोर्ट में। फिर ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास दोनों जुरिडिक्शन होते हैं कि ओरिजिनल भी ले ले वो और अपीलेट भी ले सकता है। प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट में क्या क्या पढ़ा था हमने कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहीं केस होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां हमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन से कोर्ट का जुरिडिक्शन है या फिर अनसर्टेन है, तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सूट जो रिलेट कर रहा है वो किससे रिलेट कर रहा है, किसी के साथ गलत हुआ है तो जिस जहां पर गलत हुआ है वहां पे केस फाइल कर देंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो डिफेंडेंट कहाँ रहता है, कहाँ बिजनेस करता है, और वर्क फॉर गेन क्या हुआ हमारा, कहाँ पर सर्विस करता है। उसके बाद है सूट रिलेटिंग टू अदर केस। सूट रिलेटिंग टू अदर केस में था कि जहां पे पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सूट है, ये कहाँ पर जाना चाहिए, तो जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां पर उसके साथ बुरा हुआ है। उसके बाद था सूट रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई केस है तो वो जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ हुआ है वहां कर तो सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज में हमारे क्या था कि अगर हमारा केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो हम उसे एट द सेम टाइम किसी और कोर्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन इसके 4 एलिमेंट्स थे। पहला, वो दूसरा सूट होना चाहिए। थर्ड, सेकंड, सेम मैटर होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, और केस अभी पेंडिंग चल रहा हो। रेस जुडिकाटा में हमने पढ़ा था कि 4 एसेंशियल एलिमेंट थे। पहला था कि मैटर सेम होना चाहिए, सेकंड था कि ऑलरेडी वो डिसाइड हो चुका है, मतलब ऑलरेडी कोई चीज डिसाइड हो गई और हम फिर से क्या कर रहे हैं, दूसरे कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और वो पार्टीज भी सेम है। और अर्लियर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि पुराना वाला कोर्ट इस बात के लिए काबिल होना चाहिए कि वो ले सकता था, उसके जुडिक्शन में वो था। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन क्या था कि कोर्ट चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुद्दे खत्म होए, केसेस खत्म होए, किसी भी पार्टीज को हिरास ना किया जाए, और जो कोर्ट का टाइम है वो वेस्ट ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट।
बेटा ये ना आपको जगह नहीं छोड़नी, मेरा मैं जो अभी लिखवा रही हूँ ना वो रिव्यू और रिवीजन में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो आपको वहीं से अपने पेज में नीचे से ही कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैं नेक्स्ट पेज। चलिए देखिए, एग्जाम में डिफरेंस आता है रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ठीक है। तो रेफरेंस हमारा क्या होता है कि जब हमारा जो लोअर कोर्ट होता है उसे कोई डाउट होता है, डाउट यानी कि उसे कहीं दिक्कत आ रही है केस सॉल्व करने में, तो वो क्या करता है, सुपीरियर कोर्ट से सजेशन मांगने के लिए केस को रेफर करते हैं, ठीक है।
तो जब भी रेफरेंस का मतलब ये है कि जब भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिक्कत आएगी, कोई भी डाउट आएगा अपने केस से रिलेटेड, तो फिर वो क्या करेगा, अपने केस को रेफर कर देगा किसको, सुपीरियर कोर्ट को कर देगा, सजेशन मांगेगा कि बताओ क्या आप ओपिनियन देंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू क्या होता है कि जब भी कोई भी नए फैक्ट्स डिस्कवर्ड हो जाते हैं, यानी केस ऑलरेडी डिसाइड हो गया लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो हमें पता चल रहा है डिफेंडेंट ने हाइड किए, तो जब भी न्यू फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहे हैं या कोई मिस्टेक ऐसा लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, तब हम रिव्यू के लिए डालते हैं केस, और रिव्यू सिर्फ उसी कोर्ट में डालेंगे जिसने डिसीजन दिया है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही डाल, ठीक है। अब रिवीजन, रिवीजन में हमारा क्या होता है कि हाई कोर्ट पास करता है ऑर्डर किसको, लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे नॉर्मल वाला हाई कोर्ट है जो हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट पास करता है लोअर कोर्ट को, क्या बोलता है कि अपना केस क्या करो, रिवाइज करो। क्यों क्यों रिवाइज करो, उसने पूछा, तो उसने ये 3 गलतियां की है। पहला क्या है बेटा, ये सारी चीज ना और में है, और कर लेना इसके बीच, ठीक है। तो इन्होंने, हमने पूछा कि क्या गलती कर दी लोअर कोर्ट ने, तो उसने कहा कि तुम्हारा जो जुरिडिक्शन था नॉट वेस्टेड, नॉट वेस्टेड का मतलब तुम्हारे को प्रोवाइड भी नहीं किया गया था ये जुरिडिक्शन और तुमने केस ले लिया, यानी लोअर कोर्ट को बोला जा रहा है कि आपको ये जुरिडिक्शन दिया नहीं था पर फिर भी आपने क्या कर लिया, केस ले लिया। दूसरा है कि उसका वो जुरिडिक्शन था लेकिन केस नहीं लिया, और थर्ड था जुरिडिक्शन था और केस लिया भी लेकिन उसे कैसा यूज किया, इलीगली या इरेगुलर, ठीक है। तो इसमें हमने रिवीजन में ये सीखा कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है कि आप अपने केस को रिवाइज करो। हमने पूछा क्यों करो, क्यों, क्योंकि उसका जुडिक्शन नहीं था फिर भी उसने केस ले लिया। सेकंड, उसने क्या किया, उसने जुडिक्शन नहीं लिया, फेल कर दिया, मतलब कि फेल टू एक्सरसाइज जुडिक्शन, मतलब उसके था फिर भी नहीं लिया। और थर्ड है कि एक्ट इन एक्सरसाइज, इलीगली लिया भी था भी लेकिन कैसा यूज किया, इलीगल और इरेगुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल, समझ आ गया आपको, चलिए। अपीयरेंस पार्टीज बिफोर कोर्ट। हाँ जी,
चलिए बेटा देखिए, जब हमारा केस फाइल होता है तो पार्टीज को प्रेजेंट होना होता है, दोनों को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। अब क्या होता है, हियरिंग डेट आती है और उस दिन क्या होता है कि प्लेंटिफ ही नहीं आता। प्लेंटिफ कौन है, जिसने केस किया है। हाँ, तो जज साहब कहते हैं कि आपने केस किया है और आप ही नहीं आए, तो उसके तीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला क्या, कि डिफेंडेंट आया है लेकिन उसने अपना क्लेम एडमिट नहीं किया। उसने क्या कहा कि प्लेंटिफ ने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो झूठे लगाए हैं। वो आया तो है, डिफेंडेंट तो आया है, प्लेंटिफ नहीं आया, लेकिन उसने अपना क्लेम को क्या नहीं किया, एडमिट नहीं किया। तो कोर्ट क्या करेगा, इस ऑर्डर को डिसमिस कर देगा। क्यों, एक तो जज साहब को यही बुरा लगता है कि प्लेंटिफ ने केस किया, वो आया नहीं। अब डिफेंडेंट आया है और वो गलती भी नहीं मान रहा, तो वो क्या कर देगा, केस को रफा दफा, यानी कि डिसमिस, ठीक है। अब सेकंड केस है कि डिफेंडेंट आया है और उसने, उस प्लेंटिफ ने जो पैसे मांगे हैं उसे क्या कर लिया, एडमिट भी कर लिया। एडमिट यानी कि उसने कहा कि हाँ मुझे इतने पैसे देने हैं। तो क्या कर देगा, वो एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा। एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है कि दूसरी पार्टी को नहीं सुना, बस एक पार्टी को सुन के क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया। तो उसे बोलते हैं क्या, एक्स पार्टी डिग्री। जहां पर एक ही पार्टी को सुना जाता है उसे बोलते हैं एक्स पार्टी डिग्री, ठीक है। तो उसने जब डिफेंडेंट आया और उसने अपना क्लेम एडमिट कर लिया तो वो हो गया एक्स पार्टी डिग्री। उसके बाद है डिफेंडेंट आल्सो एब्सेंट। अब दोनों ही नहीं आए, ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। अरे भाई कोई पार्टी ही नहीं आई, जज साहब भी आए तो कैसे केस रिजॉल्व होगा, तो क्या कर दिया जाएगा इस केस में भी, डिसमिस, ठीक है। उसके बाद है अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है। अच्छा, मेजरली माना जाता है कि ए और बी में केस चल रहा है। मान लीजिए मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रिलेटेड केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है और ये कौन है, प्लेंटिफ, और ये है डिफेंडेंट। अब मेजरली क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी है तो ये तो केस फाइल करेगा ही करेगा, और डिफेंडेंट क्या है, इसे 10 बार बोला कि आ जाओ और वो नहीं आ रहा। डिफेंडेंट मेजरली क्या रहता है, एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले तो कोर्ट एडजर्न करेगा। एडजर्न यानी कि थोड़ा टाइम देगा, चलो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देगा, लेकिन एक लेवल के बाद वो एडजर्न करना भी बंद कर देगा। फिर वो क्या कर देगा, एक्स पार्टे ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर यानी प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आ जाएगा, एक ही पार्टी को सुनेगा और डिफेंडेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जब एडजर्न किया जा रहा था केस तो उसको बोला जा रहा था कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो सारे सबूत पेश करो, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है। तो जब वो आ ही नहीं रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपीयरेंस पार्टी बिफोर कोर्ट समझ आ गया, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, टेम्परेरी इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, स्टे ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ये स्टे ऑर्डर कैसा लगा हुआ है, टेम्परेरी टाइप, यानी कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए लगा हुआ है।
बेटा लिख लिया, समझो। देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब है जब कोर्ट क्या करता है, एक ऐसा ऑर्डर देता है जो टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। कब तक देता है? कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई कर देगा कि इस टाइम तक आप क्या नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, और या फिर दूसरा ऑर्डर जब तक ना आता है तब तक आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये कब दिया जा सकता है? किसी भी सूट के किसी भी स्टेज पे। एग्जाम्पल से, ये जो मिस्टर बी था, ये क्या करता था? मिस्टर ए की प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहता, ठीक है। अब ये रेंट पे जो रहता है, ये कब्जा करके बैठ गया कि निकल ही नहीं रहा। तो ए ने इस पे स्यू कर दिया कि क्या कहा कि इसे क्या करो, इससे प्रॉपर्टी खाली कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसकी जब प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया, तो उसने कहा कि मैं रेंट वगैरह दे रहा हूँ और एग्रीमेंट भी सारा हो रखा है, अभी मैं कैसे खाली कर दूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे आपने कोई ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया कि अभी आप क्या करिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। कि यहाँ पे अभी आप क्या कीजिए, या फिर ये कह सकता है कि मुझे सेल करना है इसलिए मैं प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहता हूँ, या फिर ये कुछ भी कह सकता है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी केस चल रहा है, तो इसीलिए क्या करो, मान लो मिस्टर सी था, उसने इस प्रॉपर्टी पे केस कर रखा है, ठीक है। तो ये मिस्टर ये कह सकता है कि सी के साथ मेरा केस चल रहा है, तो इससे रेंट पे खाली करवाओ। तो मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो बीच में कोई भी ऐसा ऑर्डर दे दे जज, जिससे कि वो क्या बोले कि इस प्रॉपर्टी को क्या कर दो, खाली कर दो टेम्परेरी पर्पस के लिए, ठीक है। जब फर्दर ऑर्डर आ जाएंगे तो हम देख लेंगे कि आपको पोजेशन लेना है या नहीं लेना। और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी, यानी कि किसी भी स्टेज पे ये स्यू कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब जब भी स्यू चल रहा है, केस चल रहा है, उसके बीच में कभी भी ये टेम्परेरी इंजंक्शन आ सकता है। या फिर कोई और एग्जाम्पल बताएंगे आप, क्या हो सकता है और? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो भी हो सकता है कि क्या करूं, इस मूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो थोड़े टाइम के लिए। जब हमें पता चल जाएगा ये मूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है, तो हम क्या कर देंगे, आपको दे देंगे, ठीक है। जैसे कि बाइक वगैरह उठा ली जाती है पार्किंग से, कार वगैरह उठा ली जाती है, ठीक है। जब पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्ट उसी पर्सन की है, तो उसे वो मिल जाती है, ठीक है। तो वो होता है टेम्परेरी इंजेक्शन। अब कब कब ये हो सकता है, लिखिए केसेस में है। कोर्ट में ग्रांट द टेम्परेरी इंजेक्शन।
हाँ जी, अदरवाइज केस इंजरी। इसमें लिखा है कि कब कोर्ट क्या कर देगा, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। कब ऐसी सिचुएशन आएगी? पहला है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि क्या है, वेस्ट कर दी जाएगी या उसे तोड़ फोड़ दिया जाएगा, डैमेज कर दिया जाएगा, या एलिनेट, एलिनेट यानी सेल कर दिया जाएगा किसी भी पार्टी के द्वारा। तब वो उसे क्या कर देगा कि इस प्रॉपर्टी से उसे निकाल देगा। जैसे वो रेंट से खाली नहीं कर रहा था तो उसे निकाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये इस प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। सेकेंड है डिफेंडेंट थिएटर, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो थोड़ा बदमाश टाइप का है और वो क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है किसे, प्लेंटिफ को, कि आप क्या करें, मेरे खिलाफ जो केस किया है उसे वापस लें। तब भी वो क्या कर सकता है, जब ऐसा लग रहा है कि डिफेंडेंट धमकी दे सकता है या फिर उसे निकाल सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसके घर से उसे ही निकाल देगा धमकी देकर, तो फिर क्या हो सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन आ सकती है। थर्ड है डिफेंडेंट क्रिएटेड डिस्पोज ऑफ और अदरवाइज केस इंजरी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो वो उस प्रॉपर्टी को खुद ही सेल कर देगा किसी और पार्टी को, या फिर कोई भी प्रकार की उसे इंजरी दे सकता है, तब ये टेम्परेरी इंजंक्शन आ सकती है। कोर्ट के सामने वो क्या करेगा, प्रेयर करेगा फॉर प्लेंटिफ कि इस डिफेंडेंट ये बहुत ज्यादा अलग टाइप का है, यानी कि गुंडे मवाली टाइप का है, ये क्या कर सकता है, मेरे को किसी भी प्रकार की इंजरी प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए आप क्या करो, यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगवा दो, यानी कि टेम्परेरी इंजेक्शन लगवा दो। ठीक है, समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अपील्स।
गया बेटा? चलिए देखिए, ओरिजिन अपील क्या होता है पहले बताइए। अपील वही होता है, हाँ, जो हम सेकंड बार, यानी कि हम अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो हम सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं अपील करने। हमेशा अपील कहाँ होती है? सुपीरियर कोर्ट में, है ना? तो इसमें क्या था कि अगर ओरिजिनल डिक्री, बेटा ओरिजिनल डिक्री क्या होता है? ओरिजिनल डिक्री का मतलब देखो ये होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल पे सिविल कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस, उसके बाद अपर कोर्ट में जाते हैं। तो लोअर कोर्ट मान लीजिए सिविल कोर्ट है, ठीक है, और सिविल कोर्ट ने क्या कर दिया? डिसीजन दे दिया। तो जो ये, यानी कि हम फर्स्ट टाइम नहीं गए थे ना, फर्स्ट टाइम जहां जाते हैं उसे ओरिजिनल डिग्री बोलते हैं। तो जहां पर हम फर्स्ट टाइम केस फाइल करते हैं उसके ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उससे ऊपर क्या है? हाई कोर्ट। ध्यान रखना, इससे ऊपर हमारा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे ऊपर है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। तो यानी कि लोअर कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वही क्या है? हमारा ओरिजिनल डिग्री। वही क्या है? ओरिजिनल डिग्री, यानी कि फर्स्ट टाइम जिस कोर्ट में केस फाइल किया उसी कोर्ट ने क्या दे दिया? डिसीजन दे दिया, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप अपील करना चाहते हैं किसके खिलाफ? ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ। किसमें? सुपीरियर कोर्ट में, यानी कि ये हमारा सुपीरियर कोर्ट हुआ। बेटा आप पहले समझ लीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगी उतारने का, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट है ना ये हमारा, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट लोअर कोर्ट हुआ, इससे सुपीरियर कोर्ट कौन सा हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि अगर हम अपील करना चाहते हैं ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ कहां पर? सुपीरियर कोर्ट में, तो उसने हमें दो चॉइस दी है। पहली चॉइस दी है कि आप या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे केस अपील करो या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जब लॉ के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमें लॉ का इंटरप्रिटेशन चाहिए, तब हम अपील करने कहा जाएंगे? सुपीरियर कोर्ट में। यानी कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ में दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में दिक्कत आ रही है, फैक्ट का मतलब ये होता है कि जो पार्टीज के इश्यूज है, मतलब मैटर्स है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, उसके फैक्ट्स हमें समझ नहीं आ रहे लोअर कोर्ट को, तो हम क्या कर सकते हैं? अपील के लिए जा सकते हैं कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी अपील होगी ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ तो फिर वो दो मुद्दों पर होगी, या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे, ठीक है। लेकिन थर्ड उसने कहा है कि जो ये अपील होगी कंसेंट ऑफ पार्टीज वाले पे नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि डिसीजन इसने नहीं दिया, सिविल कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, दो पार्टी मान लीजिए ए और बी थी, आपस में ही कंसेंट कर लिया इन्होंने कि चल तू मेरे को इतना कॉम्पेंसेशन दे दियो, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दियो, आपस में सेटलमेंट कर लिया ए और बी ने। तो ये क्या हुआ? कंसेंट ऑफ पार्टीज हुआ ना, डिग्री उसने थोड़ी दिया। तो जब सेटलमेंट हो जाता है तो उसमें बोला जाता है कि तब आप अपील नहीं कर सकते। लिखा है ना थर्ड पॉइंट में कि आप अपील नहीं कर सकते अगर पार्टीज की आपस में सहमति से कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपील करना चाहते हैं ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ तो सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएंगे या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब आती है सेकंड अपील। सेकंड अपील क्या होता है? सेकंड अपील में हमारा ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने फर्स्ट अपील की थी सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं सेकंड अपील। ये फर्स्ट अपील हो गई, ये सेकंड अपील हो गई ना। तो जब वो कह रहे हैं कि अगर आप सेकंड अपील करना चाहते हैं तो वो सिर्फ किसमें करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे, ठीक है। किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे। सेकंड अपील करनी है तो हाई कोर्ट में जाना, लेकिन कौन से मुद्दे पर जाना? जब ये वाली दिक्कत आएगी क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत आएगी तब, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर। देखो सेकंड अपील हमारी ऑटोमेटिकली कहाँ हो रही है? हाई कोर्ट में ही हो रही है, एग्जाम्पल में, है ना, हाई कोर्ट में हो रही थी ना। आप देखिए ऑर्डर, ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। जब मैं आपको ऑर्डर पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने बोला है कि हाँ आप अपील कर तो सकते हो, वैसे तो अप्लाई नहीं है यानी कि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कर सकते हो। लेकिन कब? जब वो ऑलरेडी मेंशन हो, यानी कि लॉ परमिशन दे दे तब अपील कर देना ऑर्डर के खिलाफ, वरना परमिशन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था कि एक क्या था, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ गया था कि मैंगो ट्रक को क्या करो, आप खाली करो और मैंगो बेच के क्या करो, जो भी पैसे उससे आएंगे उस पर केस चलाओ, यही समझाया था ना। तो इन्होंने क्या कहा था, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ गया था कि क्योंकि मैंगो तो खराब हो जाता है ना जब तक फाइनल डिसीजन आता, तो उन्होंने कहा कि इस पैसों पर क्या करो,
क्या करो, केस चलाओ। क्या हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो आया था कि नहीं नहीं हम बैंक को नहीं बेच रहे, क्या हम इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं? उन्होंने मना किया है कि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर लॉ परमिशन दे दे तब हम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो उसके खिलाफ हम अपील तो कर सकते हैं, लेकिन लॉ पहले परमिशन दे। उसके बाद है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इतने बड़े कोर्ट में जा रहे हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तब हमें क्या ध्यान रखना होगा? हम तभी जा पाएंगे जब डिग्री किसने पास की हो, हाई कोर्ट ने पास की हो, और वो भी कब? ओरिजिनल जुडिक्शन में। देखो मैंने समझाया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो जुडिक्शन होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो जुडिक्शन होते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन भी होता है और अपीलेट जुडिक्शन भी होता है ना? ओरिजिनल जुडिक्शन कब था? कि जब हम डायरेक्ट फंडामेंटल राइट हमारे ब्रीच करे तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो हमारा ओरिजिनल जुडिक्शन हुआ। अपीलेट यानी कि लोअर कोर्ट से अपील होकर क्या आई? हाई कोर्ट में आई। जैसे कि सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैटर गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारा मैटर कहाँ गया? हाई कोर्ट गया। और हाई कोर्ट में भी दो तरह के मैटर जाएंगे, या तो ओरिजिनल जुडिक्शन किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए वहां से, या फिर अपीलेट जुडिक्शन यानी कि ऊपर से अपील होकर होती हुई आई है। ये फर्स्ट अपील हुई, ये सेकंड अपील हुई, और ये थर्ड वाली होने जा रही थी, लेकिन ये थर्ड अपील हुई। अपीलेट जुडिक्शन ले तो सकता है ना ये, तो लेकिन अगर ये वाला मुद्दा है तब तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि इसके आगे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे दरवाजा बंद हो गया थर्ड अपील के बाद। अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है ओरिजिनल जुडिक्शन में, तब हमारे लिए अपील का रास्ता खुला है, तब हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना तो नहीं जा सकते। यानी कि यहाँ पे केस डिसमिस हो जाएगा, ये लास्ट होगा जो भी हाई कोर्ट बोल देगा अपीलेट जुडिक्शन, इसके आगे अपील अलाउ नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है ओरिजिनल जुडिक्शन में तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यही उन्होंने समझाया है। क्या आपको ये पूरा चार्ट समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पक्का? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। हाँ जी, नोट कर लीजिए। सॉरी बेटा, ओरिजिनल डिग्री में जैसे देखो, मान लीजिए सिविल हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, या फिर मान लीजिए डेट का रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए ए ने केस किया बी पर, कहा कि इसने मेरे 5 लाख रुपए देने, ठीक है। अब ये 5 लाख हम पेक्यूनरी लिमिट के हिसाब से जुडिक्शन के हिसाब से कोर्ट में जाएंगे, तो सिविल कोर्ट में हम चले गए कि इसने मेरे 5 लाख रुपए देने, तो ये इसकी ओरिजिनल डिग्री हो, ओरिजिनल डिग्री कि हाँ भाई तुम क्या करो, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम क्या करो, इसको 5 लाख रुपए दो। इधर से इसने केस फाइल कर दिया, अपील कर दी इसने, क्योंकि ये तो दुखी है ना, इसे 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इसे भी तो मेरे पैसे देने हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अब ये इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि हाँ ए ने भी 4 लाख रुपए देने, तो ये क्या हुआ हमारा अपीलेट डिग्री। ये क्या उनसे डिग्री हुई? अपीलेट। और ये कौन से? ओरिजिनल। यानी कि जहां पे हम जिस कोर्ट में हम फर्स्ट टाइम गए और उसी ने जो डिसीजन दिया उसे ओरिजिनल डिग्री बोलते हैं, और अपीलेट डिग्री उसे बोलते हैं जब अपील के द्वारा कोई डिसीजन आया तो उसे अपीलेट बोलते हैं। समझ आया? हाँ, मैं नहीं जाएगा। हाँ, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना कि अपीलेट, अपील सेकंड बार तो चला गया, लेकिन थर्ड बार भी चला गया अपील करने, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकता। ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा ना, ये वाला हाई कोर्ट का डिसीजन, ये फाइनल मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कहेगा कि छूट फूट केस लेके तुम जबरदस्ती आ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो फाइनल कर,
ठीक है, ओके बेटा। चल अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कोई और डाउट तो नहीं है ना? सूट बाय और अगेंस्ट माइन। अच्छा, सूट बाय का मतलब क्या है कि जब माइनर क्या है, प्लेंटिव, और जब यहाँ पे अगेंस्ट माइनर यानी माइनर के खिलाफ केस हो रहा है तो फिर वो यहाँ पे क्या है, डिफेंडेंट। ठीक है, ये आप अपनी आसान करने के लिए लिख लो। ठीक है, वैसे इसका मतलब यही। एक चार्ट और बता लीजिए, फिर मैं पूरा समझाऊंगी इसको। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, इसी का चार्ट।
बेटा लिख लिया, समझो। अच्छा बताओ, ये जो माइनर होता है, माइनर यानी भूलू, जो छोटे होते हैं 18 साल से कम उम्र पे, इन पे केस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, 18 साल से यानी बिलो एज के हैं तो इन पे केस नहीं हो सकता। ये कुछ भी गलत कर सकता है, टेररिस्ट कर बन सकते हैं, किडनैपिंग कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। यानी कि आपने कहा कि ये मर्डर भी कर सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, किडनैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये सारे बुरे काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि ये माइनर है, इन पे तो केस होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि देखो गलत चीज तो गलत ही है, चाहे वो कोई भी करे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर यानी माइनर पे कोई केस हो जाता है तो क्या होगा कि नेक्स्ट फ्रेंड किसके थ्रू होगा? नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। यानी कि अगर वो प्लेंटिफ है तो नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब ये है कि उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पे केस होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर बाय माइनर का मतलब था प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब ये है कि अगर उसे केस करना है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू यानी अपने पेरेंट्स को आगे लगा के वो क्या करेगा? केस फाइल करेगा। डिफेंडेंट है तो यहाँ पे डिफेंडेंट है माइनर। अगर डिफेंडेंट है तब अगर उसके खिलाफ किसी ने केस किया है तो उसके गार्जियन, जो भी उसके गार्जियन दिख रहे हैं, मेजरली अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उसका जो भी गार्जियन होगा, जहाँ पे जो भी केयर टेकर होगा, उस पे क्या हो जाएगा? केस फाइल हो जाएगा। यानी कि अगर माइनर के ऊपर केस हो रहा है तो गार्जियन के नाम से होगा, अगर माइनर केस कर रहा है तो नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से होगा। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर माइनर गलत कर रहा है, कोई भी प्रकार का क्राइम कर रहा है, तो उस पर भी क्या हो जाएगा? केस फाइल हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि अब दो बातें हैं। अब माइनर देखो मेजर तो होगा ही होगा, ठीक है, तो अटेन मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी कि अब वो 18 साल का हो चुका है। तो अब उसके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस है कि वो केस को आगे बढ़ाना चाहता है, टू प्रोसीड। टू प्रोसीड का केस का मतलब अब वो क्या करना चाहता है? केस को अपने नाम से बढ़ाना चाहता है। तो वो क्या कर देगा? नेक्स्ट फ्रेंड को क्या कर देगा? हटा देगा। नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि जो उसकी पेरेंट्स वगैरह का नाम लिखा हुआ था, जैसे लिखा हुआ था ना माइनर वर्सेस, माइनर के साथ क्या लिखा होगा? नेक्स्ट फ्रेंड का नाम, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड का नाम लिखा होगा, उसके बाद जो भी अपोजिट पार्टी होगी उसका नाम लिखा होगा। तो अब नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हट जाएगा, माइनर ही मेजर बन गया, तो अब उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब प्लेंटिफ मेजर हो जाए तो उसे नेक्स्ट फ्रेंड का नाम डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और टाइटल ऑफ सूट करेक्टेड। टाइटल ऑफ सूट का मतलब मैंने बता दिया कि ये जो सूट हमारा हुआ था इस नाम से, वो करेक्ट किया जाए। ठीक है, सेकंड है, अब उसने देखा कि नहीं नहीं, मैंने ना अपने माइनर होने की वजह से गलत कर दिया, केस जो फाइल किया वो गलत किया। जैसे कि उसने अपने पिताजी पे ही केस कर दिया, माइनर था, उसके साथ कुछ पिताजी ने पीट पाट दिया और उसने उसी पे ही केस कर दिया। तो जब वो मेजर हुआ तो उसे पता चला कि नहीं नहीं मैंने गलत किया था, तो अब वो क्या करना चाहता है? सूट को ही डिस्चार्ज करना चाहता है, यानी कि खत्म कर देना चाहता है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप डिस्चार्ज करना चाहते हो, ठीक है, केस से बाहर हो जाना चाहते हो, ठीक है हो जाओ, लेकिन क्या करो? जो कॉस्ट उसकी लगी है, डिफेंडेंट के जो भी खर्चे हुए हैं आपकी वजह से, उसे क्या कर देना? रिपेमेंट कर देना। तो अगर हम माइनर की स्टोरी समझे तो माइनर की स्टोरी ये है कि माइनर अगर गलत कर रहा है तो उस पर केस हो भी सकता है और वो भी कर सकता है अगर उसके साथ गलत हुआ है। अगर वो खुद प्लेंटिफ है तो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू चले जाना, अगर उसके खिलाफ हो रहा है तो गार्जियन के थ्रू चले जाना। लेकिन अब अगर माइनर क्या आ गया? मेजर हो चुका है, तो उसके बाद दो चॉइस है। पहली कि या तो वो प्रोसीड करे उस केस को, तो नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हटा देगा और उस टाइटल को करेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर वो केस को डिस्चार्ज यानी रफा दफा करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, वो डिस्चार्ज ऑफ सूट के लिए एप्लीकेशन डालेगा। और सेकंड, डिफेंडेंट की जो भी खर्चे आए हैं उसे क्या कर देगा? रिपे कर देगा। ठीक है, बस इतना सही था माइनर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन।
देखो बेटा, इसमें कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, कंपनी। अब कंपनी भी केस फाइल कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि जब भी कंपनी केस फाइल करेगी तो उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, सीएस, यानी कि सेक्रेटरी, कंपनी का जो भी सीएस होगा वो सिग्नेचर करेगा कि हाँ हम इस व्यक्ति पे केस फाइल करना चाहते हैं। या फिर कोई भी डायरेक्टर केस फाइल करेगा या कोई और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे रखा हो, जैसे कि मान लो एडवोकेट को दे दिया कि तुम लाइजनिंग करना, तो कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर को क्या दे दिया जाएगा कि क्या करना, तुम केस फाइल कर सकते हो। तो अगर उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है या वो कर रहा है तो प्लेंटिफ और डिपेंडेंट कौन बनेंगे, सेक्रेटरी, डायरेक्टर या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर। इसका ये छोटा सा पार्ट है। देखिए, सर्विस ऑफ समन टू बी सर्व, हाँ जी इसी का ये। देखिए बेटा, उन्होंने कहा है कि जो हमारा समन, समन यानी कि नोटिस इशू होगा कंपनी को, वो किसके नाम से होगा और कहाँ पर होगा, यानी कि जो भी नोटिस इशू होगा वो कहाँ पर होगा और किसके नाम से होगा, सेक्रेटरी के नाम से होगा या डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर। लेकिन कहाँ पर होगा, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर जहाँ पर वो काम कर रही है, यानी कि मान लीजिए दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, काम हो पुणे, बैंगलोर या कहीं और कर रही है, तो वहां पे भी नोटिस जा सकता है। चलिए पूरी क्लास 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं और फिर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा है कि रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर लोअर कोर्ट को कोई भी प्रकार का डाउट है तो वो डाउट कैसे सॉल्व करेगी, रेफर करके केस को किसे, सुपीरियर कोर्ट को रेफर कर देगी और उसको बोलेगी कि क्या करो, मेरा केस रिजॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू में क्या है कि जब हमें कोई नए फैक्ट्स मिल गए हैं बाद में कोर्ट को, या फिर हम क्या करेंगे, कोर्ट, उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में ही रिव्यू की एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारा क्या करो, रिव्यू करो। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ नए मटेरियल फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं या कुछ एरर दिख रही है, ठीक है। रिवीजन में है कि हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है लोअर कोर्ट को, कहता है कि जब तुम्हारा जुडिक्शन नहीं था तो तुमने केस क्यों लिया, और जब तुम्हारा जुडिक्शन था और तुमने नहीं लिया और भी गलत थर्ड लिया, जुडिक्शन भी था लेकिन उसे कैसा यूज किया, इलीगली या इरेगुलर, ठीक है। फिर था अपीयरेंस पार्टीज बिफोर कोर्ट, कहने का मतलब यह है कि जो भी पार्टीज अपीयर हो रही है हियरिंग डेट वाले दिन, दो बातें आ गई। पहला, प्लेंटिफ ही नहीं आया। अब प्लेंटिफ नहीं आया तो तीन बातें हो सकती है, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आया और उसने अपनी गलती भी नहीं मानी तो केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। प्लेंटिफ नहीं आया और गलती भी उसने, डिफेंडेंट क्यों आया, हाँ, और डिफेंडेंट आया लेकिन उसने अपनी गलती मान ली तो एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर हो जाएगा। अगर प्लेंटिफ भी नहीं आया, डिफेंडेंट भी नहीं आया तो केस को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। और अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है, डिफेंडेंट एब्सेंट है का मतलब कि प्लेंटिफ तो आया है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया, तो या तो उसे एडजर्न कर दिया जाएगा कि तारीख पे तारीख बढ़ाई जाएगी या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाएगा आफ्टर एडजर्न, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होती है, ये एक दो मतलब शूट चल रहा होता है उसके बीच में एक ऑर्डर दे दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या फिर फर्दर ऑर्डर आने तक वो क्या कहता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन रहेगी। फिर वो कहता है कि कब कब मिल सकती है, जब हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो वेस्ट हो सकती है, डैमेज या एलिनिएट हो सकती है। सेकंड,
कि डिफेंडेंट ऐसा लग रहा है कि वो उसे बाहर ही निकाल देगा। थर्ड कि डिफेंडेंट क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है, ऐसा लग रहा है। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा अपील। अपील में हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला है और अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अगर ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ अपील कर रहे हैं तो सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन 2 चीजें होनी चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर पार्टी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर ले तो कोई अपील अलाउड नहीं है। अगर सेकंड अपील की बात करें तो हाई कोर्ट में ही जाना है सिर्फ, और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी जाना है। और अगर ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर रहे हैं तो वो पहले से ही क्या हो, मेंशन होने चाहिए लॉ में। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अपील करने, तो हाई कोर्ट ने क्या दिया हो, ओरिजिनल जुडिक्शन में अपना डिसीजन दिया हो। उसके बाद उन्होंने पढ़ा था कि सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। माइनर के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है और वो भी कर सकता है। अगर वो खुद कर रहा है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करेगा, उसके खिलाफ हो रहा है तो गार्जियन के थ्रू जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर कि अगर अब वो मेजर हो गया है, अब उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो आगे केस को बढ़ाए या फिर खत्म कर दे। अगर वो बढ़ा रहा है तो नेक्स्ट फ्रेंड को हटा देगा, अपना नाम डालेगा, और अगर वो हटा रहा है तो पूरे सूट को डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन पैसे पे करेगा जो भी डिफेंडेंट का खर्चा हुआ है। अगर कंपनी के खिलाफ केस फाइल हो रहा है या कंपनी खुद केस फाइल कर रही है तो सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर में से कोई भी व्यक्ति एक सिग्नेचर करेगा। अगर वहां पर जाएगा केस रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाएगा एड्रेस पे, या फिर जहाँ पे वो बिजनेस कैरी कर रही है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही